नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। आप सभी विद्वान साथियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, अपन संविधान सभा से संबंधित चर्चा कर रहे थे और उसमें अपने अब तक 3 क्लास ली हैं संविधान सभा से संबंधित। ये अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले वाली जो क्लास थी में अपने प्रारूप समिति से संबंधित चर्चा की थी और मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और इसमें अध्यक्ष सहित कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। ये चर्चा अपने की थी। अब अन्य समिति जो संविधान के अंतर्गत उनका महत्वपूर्ण योगदान है और संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं वर्तमान में। तो उस टाइम पर अनुसूचित थी 8। इन सब को बनाने के लिए अलग अलग कार्य के विभाजन की आवश्यकता थी और कार्य विभाजन के हिसाब से अलग अलग समितियां बनाएगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति अपनी प्रारूप समिति का अलग से वीडियो बना करके पढ़ा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है और भी जो समिति हैं जिसमें संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इनके अपने को अध्यक्ष याद रखना है। और साथ में ये जो समिति थी इनका काम क्या था, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात है। संघीय संविधानी समिति, नेक्स्ट समिति की बात करें, संघ शक्ति समिति। नेक्स्ट राज्यों के लिए गठित समिति, राज्यों के लिए गठित समिति। ये जो आज की अपनी क्लास है ये मुख्यतः तथ्यों पर आधारित ज्यादा है, फैक्ट ज्यादा है इसमें। अध्यक्ष हैं, कौन कब बना था, ये सारी चीजें इसमें अपने देखेंगे। देखो, ये 3 समिति अभी संघीय संविधान समिति जिसका काम था, क्योंकि आपको पता है संविधान 2 प्रकार से बनाना था, एक तो संघ के लिए और एक बनाना था प्रांतों के लिए। तो संघीय संविधान के पास ये संघ को कौन कौन सी पावर दी गई है, उनसे संबंधित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, संसद, ऐसे जो प्रावधान है उनसे संबंधित समिति संघीय संविधान समिति। इसका अध्यक्ष संघ शक्ति समिति, इनका अध्यक्ष और राज्यों के लिए गठित समिति, इन तीनों के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। देखो, संघ शक्ति समिति, संघ के पास शक्तियों के विभाजन के हिसाब से जो 7वीं अनुसूची है, तो वो सब्जेक्ट किस प्रकार के संघ के पास रहेंगे, संघ के पास पावर कौन कौन सी रहेंगी, तो उनसे संबंधित संघ शक्ति समिति। राज्यों के लिए गठित समिति, देखो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पे जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उन ब्रिटिश प्रांतों से संबंधित जो समिति तय की गई, कौन से प्रांत भारत संघ में मिलेंगे, किस तरीके से उनका एकीकरण होगा, तो ये सारी जो बात है उनके लिए गठित समिति है। उनका अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारी समितियां हैं परंतु इंपॉर्टेंट है वो उनकी चर्चा कर रहे हैं अपन। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, देशी रियासतों के लिए समझौता समिति।
समझौता समिति। देखो ये जो चार समिति हैं, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, देशी रियासतों के लिए समझौता समिति, इन चारों का जो अध्यक्ष है, इन चारों के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट। देखो प्रक्रिया नियम समिति में क्या होगा, संविधान को बनाने के लिए किस प्रकार की प्रोसेस होगी, इनके नियम क्या होंगे, रूल कैसे होंगे, किस प्रकार से इन देशों के माध्यम से अपने को संविधान की जितने प्रावधान है उनको इकट्ठा करना है, अपना संविधान होगा कैसे, तो वो सारी बातों के लिए प्रक्रिया नियम समिति। संचालन समिति, संविधान सभा किस प्रकार से अधिवेशन बुलाएगी और उन अधिवेशन पे कैसे चर्चा होगी, कितना समय लगेगा, संचालन से संबंधित काम भी किसका होगा, इस संचालन समिति का, तो उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राष्ट्रीय तिरंगे से संबंधित देशी रियासत, देखो जो भी देशी रियासत थी उनके जो प्रिंस थे, उनके जो राजा थे, उन राजाओं को भारत में विलीन करने के लिए, भारत में मिलाने के लिए, उन रियासतों का एकीकरण करने के लिए यह समिति बनाई गई थी। इसका अध्यक्ष भले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु इस समिति में जो एकीकरण करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इनका अध्यक्ष अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और एक और समिति है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति एवं बाह्य व आंशिक क्षेत्रों के लिए गठित समिति। आंशिक क्षेत्रों के लिए समिति। देखो ये दो समिति हैं, एक है प्रांतीय संविधान समिति। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से संघीय संविधान समिति होती है, संघ के लिए संविधान का निर्धारण करना, उसी तरीके से प्रांतों के लिए संविधान किस प्रकार का बनेगा, तो वह है प्रांतीय संविधान समिति। और इन दोनों समितियों का अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखो दूसरी है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और बाह्य व आंशिक क्षेत्रों के लिए गठित है समिति। ये एक साथ बहुत सारे प्रावधान है और इन सभी प्रावधानों के लिए एक ही प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? सरदार पटेल। इसमें चार उप समिति हैं। पहली उप समिति है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जेपी कृपलानी वही कैंडिडेट हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इन्हें मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक उप समिति, क्योंकि ये जो चार प्रावधान है इनका एक साथ इस प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, इसलिए सब कमेटी बनाई गई है। तो मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यक उप समिति, उनके अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी के बारे में अपन ने देखा था
कि ये संविधान सभा के प्रथम ही निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, जिनमें ये प्रथम निर्वाचित एच.सी. मुखर्जी। तीसरी थी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति मामला असम उप समिति। अब ये जो 2 उप समिति हैं, असम जो क्षेत्र है, असम क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी जाति हैं, उन आदिवासी जनजातियों के लिए गठित, उनके लिए किस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए, तो उनका एक सर्वेक्षण करने के लिए जो उप समिति बनी, उस उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। बारदोलोई, देखो इनका नाम है, ये तो देखो याद ही करना पड़ता है, इसमें समझाने वाली बात तो है कम। इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्ट हैं जो अपने को पढ़ने चाहिए। तो अभी अनुसूचित जनजाति जो असम से संबंधित है, उस उप समिति के अध्यक्ष हैं गोपीनाथ बारदोलोई। एक और उप समिति इसी में वो थी असम को छोड़ करके अन्य जो बाह्य और आंशिक जितने भी पार्ट इसी राज्य में जनजाति से संबंधित बच्चे हैं, तो उनके लिए जो गठित उप समिति है, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे एवी ठक्कर। एवी ठक्कर। इनमें ये मौलिक अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, इनके बारे में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और एक मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय हेतु गठित समिति। सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए, कितने न्यायाधीश होना चाहिए, उनके कार्य क्या होंगे, इससे संबंधित संविधान में जो भी प्रावधान शामिल करने थे, तो उनकी पैरवी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय समिति बनी। और उनका बनाया गया था ऐसे वारदाचार्यार। ऐसे वारदाचार्यार, देखो ये नाम ही थोड़ा अलग टाइप का है, एस वारदाचार्यार। इनको बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय से गठित जो समिति थी उसका अध्यक्ष। इसके बाद ये एक समिति संविधानी सभा के कृत्यों हेतु समिति। यह समिति संविधान सभा में कार्यकारिणी से संबंधित थी कि कौन सी मीटिंग कब बुलानी है, किस प्रकार का कार्य करना है। तो ये कार्य करने के लिए जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा में कृत्यों के कार्यों के कार्यकारिणी के लिए जो समिति गठित की गई, उनके अध्यक्ष कौन थे, जी.वी. मावलंकर, जो कि आगे चल करके भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये समितियां देखी। मेन तो प्रारूप समिति, अन्य समिति जिसमें 7-8 जो अपने जो समितियां देखी, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो भी आपके मिलान से संबंधित होते हैं और अध्यक्ष से रिलेटेड। अब देखो संविधान सभा की आलोचना किस प्रकार से की गई। संविधान सभा की आलोचना अपने संविधान सभा से संबंधित 3 क्लास से पहले देखी।
पहली क्लास जिसमें निर्वाचन से संबंधित थे, दूसरी क्लास उनके इंपोर्टेंट जो सदस्य थे, तीसरी क्लास प्रारूप समिति से संबंधित, और ये चौथी क्लास है। कुछ बची हुई जो चीजें उनकी अपन यहाँ पे जो बता रहे हैं बातें। तो देखो आलोचना किस प्रकार से हुई, कोई भी कार्य अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसकी आलोचना पक्की होती है। तो संविधान सभा की भी आलोचना कई सदस्यों के माध्यम से की गई। तो वो देखो किस प्रकार से की गई। पहली बात तो संविधान सभा के बारे में यह किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस संविधान सभा थी। देखो कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा में ज्यादा प्रभुत्व किनका था, कांग्रेस का था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। तो ऐसी बात किसने कही है, तो यह बात कही है ब्रिटेन के कैंडिडेट हैं राजनीतिज्ञ जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन। तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रेनविल ऑस्टिन है ब्रिटेन से संबंधित। इसका रीजन ये था क्योंकि आपको पता है कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे संविधान सभा में, जिसमें से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए और कांग्रेस को सीटें मिली थी इसमें 208, और कांग्रेस को 208 मिली 296 में से। तो इसका मतलब साफ सी बात है कि यह क्या थी, कांग्रेस का बाहुल्य ज्यादा था। परंतु वही सीधी सी बात है, इनका चयन कैसे हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का, वो हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष। उस टाइम पे ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इतनी जल्दी चुनाव भी करवा दे, और उसके बाद संविधान सभा में जो सदस्य थे वो भी यही चुन कर के आते। तो कहने का मतलब ये कांग्रेस थी। तो ये बात किसने कही, ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट आलोचना देखो आप ये हिंदुओं का निकाय थी, हिंदुओं की संस्था या हिंदुओं का निकाय। ये किसके बारे में बोला गया है, संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय थी। यह बात किसने कही, और ये बहुत सी गाइडों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बताया गया है। हिंदुओं की संस्था या हिंदुओं का निकाय। पहली बात तो कही क्यों, क्योंकि 296 सदस्यों में से मात्र 80 सदस्य ही ऐसे थे, 73 तो मुस्लिम लीग को मिले थे, और 7 जो सदस्य थे वो थे कांग्रेस के, परंतु मुस्लिम प्रतिनिधि थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 80 सदस्यों को छोड़ करके, और 4 सिख थे, ईसाई पारसी 3 इनको छोड़ने के बाद जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे इसमें हिंदू थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तव में हिंदू की संस्था थी, हिंदू ज्यादा थे, और ये होना भी था क्योंकि भारत हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और है भी आज। तो इनका तो ज्यादा प्रतिनिधित्व होना ही था। तो ये बात कही किसने, ये कही थी जोनी साइमन, सर साइमन या जॉन साइमन। देखो ये साइमन वही कैंडिडेट है जो साइमन कमीशन 1927 में अपन ने पढ़ा, वही साइमन। तो हिंदुओं की संस्था या हिंदुओं का निकाय किसने कहा, तो ये कहा था जॉन साइमन ने। अब देखो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है यहाँ पे, हिंदुओं की निकाय ये बात लक्ष्मीकांत जो अपने वही बुक चलती है उसके अनुसार ये बात किसने कही, तो वो कही थी लॉर्ड विस्काउंट। और अन्य जो गाइड हैं उनके अनुसार हिंदुओं का निकाय किसने कहा था, चर्चिल ने। परंतु आप अपने तरीके से देख लेना, सबसे सही उत्तर है वो है जॉन साइमन, जो साइमन कमीशन में था।
अब इसके बारे में चर्चिल से संबंधित जो बात है, वो चर्चिल ने ये बात कही थी कि यह एक जाति की संस्था है, एक जाति की संस्था। एक जाति की संस्था का मतलब इसमें बाहुल्य किनका है, हिंदुओं का बाहुल्य। तो ये बात जरूर किसने बोली थी, चर्चिल ने बोली थी, चर्चिल ने। इसके बारे में क्या कहा कि यह एक जाति की संस्था है, इसमें हिंदुओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। तो ये विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि यह ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हने ही गायब है। देखो, ये बात किसने कही कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन दोनों होते हैं, नहीं तो विवाह होता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये बात किसने कही, तो ये बात विंस्टन चर्चिल ने कही है। चर्चिल के बारे में अपन ने देखा था, एक जाति की संस्था भी बताया और साथ में ये भी बताया कि ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। नेक्स्ट, देखो इनकी आलोचना एक अलग तरीके से की गई है कि यह संप्रभु निकाय नहीं था, निकाय या संस्था नहीं थी। संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। तो ये भी यदि आप गहन अध्ययन कर रहे हो, ये भी आपको समझना आवश्यक है। संविधान सभा वास्तव में संप्रभु निकाय थी। जब कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा को बनाया गया, तब कुछ बातें थी जिनके अनुसार इनको चलना था, परंतु 15 अगस्त 1947 के बाद यह पूर्णतया संप्रभु निकाय थी। और जो भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947 था, उनके अनुसार ये संविधान सभा जो स्वतंत्र हुआ भारत, उसके बाद 1935 के एक्ट और 1947 के एक्ट के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। और इनके पास ऐसा पावर भी था कि यह अंग्रेजों के कानून को बदल भी सकती है और उनके कानून को समाप्त भी कर सकती है। तो इस कारण से किसी प्रकार का बाहरी दबाव इन पे नहीं था। तो ये पूर्णतया क्या थी, संप्रभु थी। तो ये बात भी मतलब आलोचना है वो सही नहीं है। अब देखो, कुछ यहाँ पे अंबेडकर से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं। संविधान सभा में अंबेडकर जी का बहुत ज्यादा योगदान था और इनमें यह बताया जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस अंतिम बैठक के अंतर्गत जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बारी आई बोलने की, तब उन्होंने कहा कि इस संविधान सभा की नौका को पार लगाने के लिए यदि कोई दक्ष पायलट था तो वह था बी आर अम्बेडकर। कहने का मतलब ये हुआ कि स्किल्ड पायलट की संज्ञा किसने दी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इनको दी थी अंबेडकर को दक्ष पायलट। और दक्ष पायलट कहा किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते यदि मैंने कोई अच्छा काम किया है तो वह यह था कि मैंने 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की। तो ये बात भी अंबेडकर जी के लिए यहाँ पे बोली गई थी। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी आजकल एग्जामों में
पूछी जाती हैं। अब ये थी अपने संविधान की आलोचना से संबंधित, और उससे पहले जो बातें अपन ने की संविधान सभा की समितियों से संबंधित। अब एक पॉइंट और संविधान सभा से संबंधित है, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। देखो मैंने आपको ये बताया था कि संविधान सभा का व्यवहारिक प्रावधान था कैबिनेट मिशन में, और उसमें ये बातें थी कि जब तक भारतीय संविधान बनकर के तैयार नहीं होता तब तक संविधान सभा दो प्रकार से कार्य करेगी। एक काम तो करेगी जब वो संविधान का निर्माण करे, तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और जब ये संविधान सभा संसद से संबंधित कार्य करती, विधायिका का कार्य करती, तब इसकी अध्यक्षता करते जीवी मावलंकर। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। तो ये डायरेक्ट पर्सन भी इसमें कई बार पूछे जाते हैं, तो ये देखना है अपने को। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे, उनके जो मंत्री थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये जो प्रथम मंत्रिमंडल था इसमें ये उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और यही बने थे विदेश मंत्री, गृह मंत्री सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री भी यही थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी यही थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ये पर्सन डायरेक्ट आपको मिलान से संबंधित थी या वैसे छोटी एग्जामों में सीधे पूछे जाते हैं? कृषि मंत्री। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट ये वित्त मंत्री। वित्त मंत्री थे षणमुगम शेट्टी। षणमुगम शेट्टी। स्वास्थ्य मंत्री, ये भारत का प्रथम कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। शिक्षा मंत्री, तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वाणिज्य मंत्री एच ए भाभा। योग मंत्री
श्यामा प्रसाद ये मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी 1980 में। खाने व ऊर्जा मंत्री। ये थे एन वी गोडगिल। एन वी गोडगिल। देखो इस प्रकार से मंत्री बने थे। तो इनको भी अपने को ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री कौन है? षणमुगम सेठी। प्रथम मंत्रिमंडल में, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, वाणिज्य मंत्री CH बाबा, उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खान और ऊर्जा मंत्री NV गोडगिल। देखो ये जो एक पार्ट अपन ने शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के विभिन्न प्रकार के एक्ट पढ़े, जितने भी छोटे मोटे एक्ट थे वो सारे के सारे अपन ने डिटेल से पढ़े। और आज अपन ने संविधान सभा तक की पूरी बातें कर ली। कहने का मतलब भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हो गया था। और बन करके तैयार हुआ तो उस तिथि को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया। इस प्रकार की बातें अपने इसमें देखी थी। फिर 26 जनवरी को इसे पूर्णतया लागू करके और फिर चुनाव होंगे। और उसके बाद 1952 में पहली बार निर्वाचित लोकसभा काम करेगी। पहला आम चुनाव 1952 में इंडिया में हुआ था। तो कहने का मतलब ये संविधान तक की अपनी बातें की। अब ये अलग अलग प्रकार के टॉपिक जो भी अपने राज व्यवस्था से संबंधित हैं, सारे के सारे अपन इसमें चर्चा करेंगे। आपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी बातें इसमें सीखी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। यदि आप कहीं और से पढ़ रहे हो या विभिन्न पेड बैच के माध्यम से पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। यदि आपको ये मैटर अच्छा लगे तो यहाँ से पढ़िए, कोई अन्य मैटर अच्छा लगे तो वहां से पढ़िए, परंतु पढ़ाई अवश्य कीजिए। ऐसे नहीं कि आप बैठे रहो, क्योंकि लंबे टाइम तक जब स्टडी करोगे तब जाकर के सक्सेस होते हैं। यदि इन टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की आपको ऐसे लगे कि ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर इन नंबरों पे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।